सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक स्वागत। नमस्ते बच्चों, गणित भाग 1 के अध्ययन में मैं साधना टीचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे गणित भाग 1 के 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण इस पहले पाठ का प्रश्न संग्रह 1.3। प्रश्न संग्रह 1.3 देखने से पहले हम निश्चयक क्या होते हैं ये देखेंगे। निश्चयक अर्थात डिटर्मिनेंट्स। निश्चयक को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, ए, बी, सी और डी, इस तरह से डिटर्मिनेंट्स अर्थात निश्चयक की रचना होती है, जिसमें ए बी यह क्षैतिज पद, सी डी यह क्षैतिज पद। इस तरह से देखिए, ए बी यह क्षैतिज पद और सी डी यह क्षैतिज घटक। क्षैतिज अर्थात क्या? क्षैतिज किसे कहते हैं? जो आड़े में होते हैं। और ए सी यह ऊर्ध्वाधर, बी डी यह ऊर्ध्वाधर घटक है। कैसे घटक है? ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? निश्चयक का हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? चलो, ए निश्चयक जो है मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, ए बी सी और डी। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम ए का गुणा करेंगे डी के साथ। देखिए, बराबर। बराबर क्यों? क्योंकि इसका मान हम ज्ञात कर रहे हैं। ए का गुणा डी के साथ, फिर माइनस, और फिर बी का गुणा जो है वह सी के साथ करेंगे। बी का गुणा सी के साथ करेंगे इस तरह से। और फिर इसका गुणा, अगर यहाँ पे संख्या होती तो हम गुणा करके मान लिख देते थे और माइनस करके संख्या प्राप्त कर लेते। चलिए, इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने उदाहरण लिख दिया है। ये निश्चयक है, इस निश्चयक को ए यह नाम दे दिया गया है। ए बराबर 5, 7, 3, 9। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ऊपर के उदाहरण में हमने किया था, ए का गुणा डी के साथ और बी का गुणा सी के साथ किया और दोनों का यहाँ पे घटाव कर दिया। इस तरह से इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर ए की जगह पर हमने 5 लिखा है और डी की जगह पे 9 लिखा है, तो 5 और 9 का गुणा करेंगे। ठीक है। इसको हम लिखेंगे कोष्टक में और घटा देना है, जैसे कि ऊपर किया था हमने घटाव। 3 का गुणा करेंगे 7 के साथ, 3 गुणे 7 करेंगे और फिर इसका जो मान आएगा ये इस निश्चयक का मान होगा। जैसे अभी 5 नवया लिख दो। कितना है 5 नवया? 45 माइनस 3 सत्ते 21 होता है। इनका घटाव कीजिएगा। 5 में से 1 माइनस 4 और 4 में से 2 गया 24। तो यहाँ पर निश्चयक ए का मान कितना आया? 24। तो इस तरह से निश्चयक का मान आप ज्ञात करेंगे। तो चलिए, आपको निश्चयक का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं ये समझ में आ गया कि जो भी निश्चयक होगा उस निश्चयक के इस पद से इस पद को गुणा करना है और फिर माइनस का चिन्ह देना है। 3 का गुणा 7 के साथ अर्थात बी का गुणा सी के साथ करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और फिर 45 में से 21 घटा देकर हमें निश्चयक का मान मिला 24, जो यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हम और एक निश्चयक यहाँ पे लेंगे। हाँ, चलो दूसरा एक निश्चयक ले लेंगे, -8, 2 और -3 और 4। इस तरह से हमने दूसरा निश्चयक ले लिया। देखो, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो हम इसको हल करेंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था? इस पद से इस पद का गुणा किया था, तो कोष्टक में लिखना है -8 गुणे 4 और फिर माइनस, फिर दूसरे कोष्टक में दूसरे 2 पद आएंगे। ये एकदम ध्यान में रखना है कि ये माइनस चिन्ह जो है ये यहाँ पर हम जो गुणा करते हैं इसके बाद में आने वाला माइनस चिन्ह है। फिर गुणा करेंगे हम -3 और 2 का गुणा करेंगे। कोष्टक आप भूलेंगे नहीं। -3 गुणे 2 बराबर 8 गुणे 4। 8 जो कितना होता है? 8 चौक होता है 32 और यहाँ पर माइनस चिन्ह। फिर क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये गुणा करो तो क्या आ जाएगा? देखो, 3 गुणे 2। 3 गुणे 2 कितना आ गया? -6, क्योंकि अंदर माइनस है और ये जो माइनस है ये बाहर का माइनस है। 3 दूनी 6 और ये माइनस चिन्ह। अब जब हम कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो
-32 और ये हो गया +6। 32 में से 6 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, और जब विपरीत चिन्ह आता है तब हम कौन सी क्रिया करते हैं? तब हम घटाव की क्रिया करते हैं, अर्थात एक पद से दूसरे पद को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे 32 में से 6 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 26। और क्योंकि इन दोनों में से 32 यह बड़ी संख्या है, हम बड़ी संख्या का चिन्ह जो है आने वाले उत्तर को या आए हुए उत्तर को हम दे देंगे। तो चलिए, आपको इन दो निश्चयकों को किस तरह से हल करना है ये आपको पहले अच्छे से समझ लेना है। इसके आधार पर हम आगे की ये पद्धति लेंगे जो है निश्चयक की पद्धति, अर्थात क्रैमर की पद्धति। अब ये जो क्रैमर की पद्धति है, इससे हम दो युगपत समीकरणों को हल करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले ये समझिए कि इस पद्धति में जो है a1x प्लस b1y बराबर c1, ऐसे समीकरण एक लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो है a2x प्लस b2y बराबर c2, इस तरह से हम दूसरा समीकरण लेते। अब आप बोलेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है? ये सब है इन चरांकों के गुणांक, और c जो है ये स्थिर पद है। हाँ, चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यहाँ पे 4x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए 2x प्लस y बराबर 3। ये दो उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला है इसमें हम a1x प्लस b1y बराबर c1, और दूसरे समीकरण के लिए a2x प्लस b2y बराबर c2। इसकी अगर तुलना करेंगे तो हम पहले समीकरण में a1 बराबर कितना मिला? 4, b1 बराबर 3, c1 बराबर 6, a2 बराबर 2, b2 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है गुणांक अर्थात 1 है, c2 बराबर 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 यह क्या है? इन चरांकों के गुणांक है, ठीक है। अब इन चरांकों और गुणांकों को किस तरह से लिखेंगे कि हम दो युगपत समीकरण को हल कर सकेंगे? सबसे पहले जब हम इस तरह से दो समीकरण लेते हैं, मान लीजिएगा ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो इसके लिए क्रैमर की पद्धति से जब हम युगपत समीकरण हल करते हैं तो सबसे पहले हमें d लिखना पड़ता है। d बराबर इसके लिए हम एक निश्चयक तैयार करेंगे। इस निश्चयक में होगा a1 a2 और b1 b2, और फिर इस निश्चयक का जो मान होगा वह d का मान आप ज्ञात करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे dx, और dx के लिए आप लिखेंगे c1 c2 और b1 b2। dx के बाद आप ज्ञात करेंगे dy, और dy के लिए आप निश्चय इस तरह से लिखेंगे a1 a2 और c1 c2। इस तरह से देखिए फिर से एक बार d, dx और dy ये तीन आपको लिखने हैं निश्चयक। तो ये d जो है ये है a1 a2 b1 b2, dx जो है c1 c2 b1 b2, और dy जो है a1 a2 और c1 c2। अब इसको ध्यान में अगर रखना है तो किस तरह से रखेंगे, कैसे आपको समझ में आएगा? देखिए ये मैं d, dx और dy ये तीनों लिख देती हूँ। ये तीनों लिखने पर आपको कैसे इसको ध्यान में रखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका समूह बना देंगे। देखिए इस तरह से इसका मैं एक समूह बना देती हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा पहला समूह है ना, इसको बोलेंगे हम पहला। फिर ये हमारा जो है दूसरा समूह है, इसे हम बोलेंगे दूसरा। और ये हमारा तीसरा समूह है, ये होगा हमारा तीसरा। तो d, dx और dy इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? देखिए d क्या है? a1 a2 b1 b2। a1 a2 कौन सा समूह है? पहला। b1 b2 कौन सा समूह है? दूसरा।
तो डी को याद रखने के लिए आप क्या याद रखेंगे, डी बराबर पहला दूसरा। फिर dx क्या है, c1 c2 कौन सा है, तीसरा है, और b1 b2 दूसरा है, तो dx बराबर तीसरा दूसरा। और dy क्या है देखिए, a1 a2 c1 c2, a1 a2 पहला, c1 c2 तीसरा, तो पहला तीसरा। चलो कैसे याद रखेंगे, d बराबर पहला दूसरा, dx बराबर तीसरा दूसरा, और dy बराबर पहला तीसरा। ये आप अगर एक दो बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसको लिखना कैसे, अभी ये एक बार d, dx और dy लिख लिया, तो d का मान ज्ञात करेंगे, dx का मान ज्ञात करेंगे, dy का मान ज्ञात करेंगे, और इसके बाद x का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर dx बटे d, ये सूत्र है। अर्थात dx का मान बटे d का मान, और y बराबर dy बटे d, ये सूत्र है। ठीक है, तो ये हो गया क्रैमर की पद्धति से x और y आप ज्ञात करेंगे, जो कि समीकरण का हल होगा। तो चलिए इस पद्धति से हम किस तरह से समीकरण हल करेंगे, इसके लिए हम प्रश्न संग्रह 1.3 जो है वह यहाँ पे हल करके आपको दिखाते हैं। चलिए 1.3 का पहला प्रश्न है, निश्चयकों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये पहला निश्चयक है -1 2 7 4। तो चलिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, -1 2 7 4 का, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको बताया था, इसका इसके साथ गुणा करेंगे और कोष्टक नहीं भूलेंगे। -1 गुणे 4 माइनस दूसरे कोष्टक में 7 और 2 का गुणा, 7 गुणे 2। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, 4 एकम 4, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह है, फिर -7 गुणे 2, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक में कोई माइनस चिन्ह नहीं है, हम डायरेक्टली इसको बाहर लिखेंगे। कितना आ गया, 14। अब देखिए यहाँ पे दोनों समान चिन्ह हैं, और समान चिन्ह अर्थात इनमें होगा योग, तो 14 और 4 कितना हो गया, 18, यहाँ पे माइनस चिन्ह आ गया। फिर ये पहला समीकरण, पहला निश्चयक जो है हमने हल कर दिया। इसी तरह से हम दूसरा निश्चयक हल करेंगे। देखिए दूसरे निश्चयक में क्या है, 5 -7 3 और 0। तो कैसा बताया था आपको, पहला कोष्टक लिखेंगे और 5 का गुणा करेंगे 0 के साथ, 5 गुणे 0, फिर -3 का गुणा करेंगे इस -7 के साथ, 3 गुणे -7। ठीक है, तो 5 और 0 का गुणा होके क्या आएगा, 0 आएगा, फिर माइनस। अब क्योंकि यहाँ पे अंदर कोष्टक के अंदर माइनस है, हम आया हुआ आंसर हम कोष्टक में ही लिखेंगे। 7 गुणे 3 7 तिहाई 21, ये माइनस आ गया, और क्योंकि ये 0 है, ये पद तो कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो दूसरे कोष्टक का दूसरे निश्चय का मान आया 21। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, देखिए निश्चयक में तीसरा प्रश्न है 7/3 5/3, 7/3 5/3 और 3/2 1/2, 3/2 और 1/2, 7/3 5/3 3/2 1/2। चलिए इसको हल करेंगे। कैसा बताया था आपको हल करने के लिए, सबसे पहले आप कोष्टक लिखेंगे, और कोष्टक में पहला पद ये वाला 7/3, और इसका गुणा किसके साथ करेंगे, ये वाले पद के साथ, 1/2 के साथ। कोष्टक पूर्ण किया, फिर माइनस लिखेंगे, फिर कोष्टक लिखेंगे, फिर 5/3 का गुणा करेंगे 3/2 के साथ, 5/3 गुणे 3/2 के साथ गुणा कर रहे, फिर यहाँ पे बराबर चिन्ह। अब जब भी हम यहाँ इस तरह से अंश हर वाले पद का गुणा करते हैं, तब हम अंशों का गुणा और हरों का गुणा करते हैं। तो 7 गुणे 1 तो हो गया यहाँ पे 7, और 3 गुणे 2 3 दूनी 6, 7/6 माइनस, यहाँ पर देखिए 5 और 3, हाँ 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला 7/6 माइनस 15/6। क्योंकि इन दोनों पदों का हर समान है, हम डायरेक्टली इनमें जो क्रिया है वो कर सकते हैं। यहाँ पे घटाव की क्रिया है, तो हम घटा दे सकते हैं। 7 - 15 7 - 15, और हर जो है वो एक ही बार लिखेंगे, अर्थात 15 में से हम 7 घटा देंगे। 15 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचता है, 8, और बड़ी संख्या क्योंकि 15 है,
बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, हम इसे लगा देंगे -8/6। ठीक है, अब यहाँ पर संक्षिप्त रूप भी आप दे सकते हैं। अगर इसको संक्षिप्त रूप जाता है तो देखिए 8 और 6 दोनों को 2 से भाग जाता है, तो हम संक्षिप्त रूप देंगे, इसको 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। देखिए -4/3 ये हमारे निश्चयक का अंतिम मान है। ठीक है, इस तरह से हम आगे दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे, जिसमें हमें निश्चयकों का मान जो है वह ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, निम्न युगपत समीकरण क्रेमर की पद्धति से हल करो। और समीकरण है 3x - 4y = 10, 3x - 4y = 10, ये समीकरण पहला है। और दूसरा समीकरण है 4x + 3y = 5, 4x + 3y = 5। देखिए पहला समीकरण है 3x - 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 4x + 3y = 5। इन दोनों युगपत समीकरणों को हमें क्रेमर की पद्धति से हल करना है। तो क्रेमर की पद्धति से हल करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को एक के नीचे एक लिखेंगे इस तरह से, 3x - 4y = 10, यहाँ पर पहला समीकरण लिख लिया। दूसरा समीकरण इसी के नीचे 4x + 3y = 5। देखिए तो अब हम ग्रुपिंग करने में हमें आसानी हो जाएगी, है ना। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप, इस तरह से हमने समीकरणों को लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, जैसे कि पहले बताया था, d लिखना है, dx लिखना है और dy लिखना है। तो d बराबर पहला दूसरा, है ना, ऐसा ग्रुप मैंने अभी बताया था आपको। तो d बराबर पहला दूसरा, तो पहला ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है। तो इस तरह से देखिए, वापस एक बार आपको अगर नहीं समझ रहा है तो मैं यहाँ पे वापस एक बार आपको ग्रुपिंग बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था, आपको जो मैं अभी करने जा रही हूँ आपको कॉपी में नहीं करना है, केवल समझाने के लिए है। ये पहला ग्रुप है, देखिए चिन्ह के साथ, हाँ चिन्ह के साथ दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। ठीक है, नंबर लिख देते हैं, 1 आपको नहीं लिखना है, 2 और ये 3 ग्रुप यहाँ पे बन गए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। तो जैसे कि आपको पहले बताया था, d बराबर पहला दूसरा, तो यहाँ पर पहला ग्रुप लिख दीजिए। पहला ग्रुप क्या है, 3 4 और ये -4 और 3, -4 और प्लस चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल 3 लिखेंगे और फिर इसका हम मान ज्ञात करेंगे। चलिए दूसरा ग्रुप भी लिख दो तुरंत यहाँ पे, dx पहला ग्रुप हो गया d, दूसरा ग्रुप dx है तीसरा दूसरा, dx है तीसरा दूसरा, तो तीसरा है 10 5, तीसरा ग्रुप है 10 5 और दूसरा है -4 और +3, तो -4 और +3, तो प्लस चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला dy बराबर है पहला तीसरा, तो पहला तीसरा अर्थात ये पहला ग्रुप है, तो 3 4 और 10 5, 3 4 और 10 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको इनका मान ज्ञात करना है, इन तीनों निश्चयकों का मान ज्ञात करना है। तो निश्चयकों का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं, आपको इसके पहले बताया, वापस एक बार देखते हैं। 3 × 3 करेंगे, कोष्टक नहीं भूलेंगे, 3 × 3 माइनस दूसरे कोष्टक में -4 × 4, -4 × 4 बराबर। अब देखते हैं इसका मान क्या आ जाता है, इसके आगे हम लिख देते हैं, यहाँ पर आप नीचे भी लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 त्रिका हो गया 9, फिर 4 × 4, यहाँ का माइनस चिन्ह भी इसके बाद लिख देते हैं, माइनस, देखिए 3 × 3 9 हो गया, माइनस का माइनस लिख दिया। अब ये दूसरा कोष्टक है, 4 × 4, 4 चौक 16, और क्योंकि माइनस चिन्ह है हम इसे वापस एक बार कोष्टक में लिखेंगे।
फिर ये जो -16 है इसको हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो देखिए इस तरह से मिलेगा। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 + 16 हो जाएगा। 9 + 16 कितना हो गया? 25। तो यहाँ पर हमें डी का मान जो है कितना मिला? 25। ये मान हम यहाँ पर लिख देंगे, डी बराबर 25, ये मान लिख दिया। अब हम ज्ञात करेंगे डी एक्स का मान। इसी तरह से जैसे हमने ऊपर ज्ञात किया है 10 का गुणा 3 के साथ, और कोष्टक नहीं भूलेंगे। 10 × 3 माइनस, फिर -4 × 5, तो -4 × 5 बराबर 10 × 3। आप ये जो है ये इस तरह से नीचे नीचे भी कर सकते हैं, आप आड़े में भी कर सकते हैं। 10 × 3, 10 तिहाई हो गया 30, और माइनस, देखिए यहाँ पर कोष्टक में माइनस चिन्ह है तो हम वापस एक बार इसको कोष्टक में लिखेंगे। 4 × 5, 4 × 5 = 20, और ये -20 हो गया बराबर फिर 30, और ये माइनस माइनस हो गया +20, और 30 + 20 कितना हो गया? 50। तो यहाँ पर dx का जो मान है, इसलिए dx का मान जो है वो कितना आया? 50। इसके बाद हम dy का भी मान ज्ञात करेंगे। dy का मान ज्ञात करने के लिए वैसे ही करेंगे, कोष्टक लिखा हमने 3 × 5, 3 × 5 माइनस, फिर कोष्टक 10 × 4, 10 × 4, देखिए 3 × 5 3 × 15 माइनस 10 × 4 10 × 40 बराबर 40 में से 15 आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो कितना आ गया? 40 में से 15 अगर माइनस करेंगे तो 0 में से 5 माइनस हो गया 5, फिर यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 माइनस हो गया, कितना आ गया? 2। और क्योंकि हमने 40 में से 15 को घटाया, बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या को चिन्ह जो है माइनस है, आए हुए उत्तर को माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर हमें डी वाई का मान मिला -25। इस तरह से हमें 3 और डी का मान मिला, डी एक्स का मान मिला, और डी वाई का मान मिला। अब हम क्रैमर की पद्धति से क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। चलिए सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पर क्या सूत्र है? क्या सूत्र बताया था आपको? x बराबर dx/d बराबर dx का मान कितना है? 50। तो dx की जगह पे लिख दीजिए 50/d का मान कितना है? 25। 25 से 50 में भाग लगा दीजिए, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो यहाँ पे कितना उत्तर आया? 2। इसलिए x का मान हमें कितना मिला? 2। इसी तरह से हम y का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, y बराबर dy/d, ये सूत्र है। ठीक है, तो dy कितना मिला हमें? देखिए -25, तो -25 d का मान कितना है? 25/25, भाग लगा दीजिए, 25 एकम 25, तो यहाँ पे -1। हमें y का मान भी यहाँ पे मिल गया है, इसलिए y बराबर -1। तो चलिए यहाँ पे समीकरण का हल हम लिख देते हैं। किस तरह से समीकरण का हल लिखेंगे हम? x, y बराबर, यहाँ पर x और y का मान हमें लिखना है बराबर। पहले कोष्टक में हम पहला मान किसका लिखेंगे? x का मान कितना मिला हमें? 2, है ना, x का मान 2 मिला, कॉमा y का मान हमें कितना मिला? -1। इस तरह से यह समीकरण का हल है। आपको उत्तर लिखना नहीं भूलना है। इस तरह से x, y बराबर 2, -1 यह समीकरण का हल है। इस तरह से उत्तर आपको लिखना ही है। उत्तर लिखने को भी गुण दिए जाते हैं। जैसा हमने अभी तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न हल किया, इसी तरह से हम तीसरे प्रश्न का और एक प्रश्न यहाँ पे ले लेंगे, और इसे भी हम क्रैमर की पद्धति से हल करेंगे। तो क्या बताया था? सबसे पहले ये जो 2 समीकरण हैं, इन 2 समीकरणों को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। परंतु अगर आप इन समीकरणों को देखेंगे तो देखिए इनका फॉर्म इस तरह से नहीं है, हमें एक समीकरण इस तरह से चाहिए, a1x + b1y बराबर c1, अर्थात जो स्थिर पद है वो बराबर चिन्ह के दूसरे पक्ष में चाहिए, और बराबर चिन्ह के इस वाले पक्ष में हमें x वाला पद और y वाला पद चाहिए। इस तरह से हमें जो है समीकरण चाहिए। लेकिन ये समीकरण अगर आप देखेंगे तो 4x + 3y - 4 बराबर 0, तो इस 4 को हमें इस पक्ष में लेके जाना होगा। देखिए इस तरह से 4x + 3y, और क्योंकि ये -4 है, बराबर चिन्ह के इस पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा +4। ठीक है,
तो ये पहला समीकरण हमने जो है लिख लिया है। अब दूसरा समीकरण यहाँ पे है, इसको भी हम सीधा करके लिखेंगे। यहाँ पे देखिए y वाला पद जो है वो इस स्थिर पद वाले पक्ष में है, तो इसको हम उठा के इस पक्ष में ले लेंगे। तो ये समीकरण बन जाएगा 6x और यहाँ पे -5 है, तो इस पक्ष में आने पर हो जाएगा माइनस का +5y बराबर 8 जो है अपनी जगह पर रह जाएगा। हमने समीकरणों को हमें जिस फॉर्म में चाहिए, हमें जिस स्वरूप में चाहिए उस स्वरूप में परिवर्तित कर दिया है। अब इनको हमें एक के नीचे एक लिखना है। 4x + 3y बराबर 4, फिर 6x + 5y बराबर 8। ये दो समीकरण लिख लिए। हाँ, ये पहला गट, ये दूसरा गट और ये तीसरा गट। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलिए हम d लिख लेते हैं। d बराबर क्या है, पहला दूसरा। तो पहला दूसरा 4, 6 और 3, 5 और संख्या उठाते समय, संख्या लेते समय आप क्या करेंगे, चिन्हों के साथ संख्या लेंगे। प्लस चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर ऋण चिन्ह होगा, माइनस चिन्ह होगा तो उसको यहाँ पे लेना आवश्यक है। तो 4 × 5, 4 × 5 माइनस 3 × 6 करेंगे, 3 × 6। ठीक है, और अब मैं इसको एक के नीचे एक लिख रही हूँ। 4 × 5, 4 × 5 हो गया 20 माइनस 3 × 6 18 हो गया। 20 में से 18 घटा दो, कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर हमें d का मान मिला है 2। इसी तरह से हम dx का भी मान ज्ञात करेंगे। dx बराबर क्या है, dx बराबर होता है तीसरा दूसरा। तो dx का मान यहाँ पे हम लिख लेंगे। तीसरा क्या है देखिए, 4, 8 और 3, 5। dx बराबर तीसरा दूसरा। तो चलो इसे भी हल कर देते हैं। 4 × 5 माइनस 3 × 8, फिर से एक बार 4 × 5 माइनस 3 × 8 बराबर 4 × 5 20 माइनस 8 × 3 = 24। 20 में से 24 घटाया जा नहीं सकता, तो 24 में से 20 घटाएंगे, आए हुए आंसर को बड़ी संख्या का अर्थात 24 का चिन्ह माइनस। तो dx का मान हमें मिला यहाँ पे -4। इसी तरह से हम dy का भी मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, dy का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। dy बराबर dy कैसे लिखते हैं हम, dy बराबर पहला तीसरा। तो पहला है 4, 6 और तीसरा है 4, 8। तो चलिए इसको कोष्टक में लिखेंगे। 4 × 8, 4 × 8 माइनस 4 × 6, 4 × 6। चलिए इसका आंसर ज्ञात करेंगे। 8 चौक 32 माइनस 8 छक 6 × 4, 6 चौक 24। तो 32 में से 24 आप घटा देंगे तो कितना उत्तर आया, 32 में से अगर 24 घटाएंगे तो उत्तर आता है हमें 8। ठीक है, तो ये मान आया dy का। हमें यहाँ पर d का मान मिला, dx का मान मिला और dy का भी मान मिल गया है। तो हम अभी x का सूत्र लगाएंगे। x का सूत्र क्या है, dx/d बराबर dx का मान कितना मिला है, -4। तो -4 d का कितना मान है, 2 बराबर यहाँ पे भाग लगा दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 -2। x का मान x बराबर हमें मिला -2। इसी तरह से y का मान ज्ञात करने के लिए dy/d बराबर dy का मान कितना है, 8/d का मान कितना है, 2। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ पे 4 मिला हमें। इस तरह से y बराबर 4 हमें यहाँ पर मिल गया है। तो ये जो हमें x और y के मान मिले हैं, इसका हमें उत्तर लिखना है। जैसे कि पहले उदाहरण में बताया था, x, y बराबर x का मान पहले लिखेंगे -2, y का मान हम लिखेंगे 4। यह समीकरण का हल है। इस तरह से हमें शाब्दिक उत्तर भी लिखना है। ठीक है, तो जैसे हमने ये समीकरण हल किया, वैसे ही 1.3 के
आगे के जो समीकरण है वो आप हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।